विद्यार्थियों नमस्कार। अपन जो है पिछली कक्षा में द्वितीय व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे थे। द्वितीय व्यवसाय की जो परिभाषा अपन ने पढ़ी थी कि जिन व्यवसायों में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा प्रयोग न करके वरन उन्हें परिष्कृत परिवर्तित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें द्वितीय व्यवसाय कहते हैं। द्वितीय व्यवसाय में अपन जो उदाहरण पढ़े थे, जो व्यवसाय सम्मिलित होते हैं, उसमें जो है उद्योग, विनिर्माण उद्योग, डेयरी उद्योग और कृषि आधारित उद्योग। द्वितीय व्यवसाय में जो है कच्ची वस्तुओं, जो प्राथमिक व्यवसाय से जो कच्ची वस्तुएं प्राप्त होती है, कच्ची सामग्री प्राप्त होती है, उसका रूप परिवर्तन करने के बाद में जो है उसका मूल्य बढ़ जाता है, पहले की तुलना में उसका मूल्य बढ़ जाता है। द्वितीय व्यवसाय में जो उद्योग होते हैं, वो उद्योग उनको निर्धारित करने के लिए जो भौगोलिक आवश्यकताएं जो है निर्धारित करती है, अर्थात जो उद्योग व्यवसाय है, उद्योग जो व्यवसाय है, तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, पहला पॉइंट है इसमें, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर मूल रूप से देखा जाए तो भौगोलिक जो दशाएं होती है वह प्रभावित करती है। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले जो है कच्चा माल। अपन जो है कच्चा माल जहाँ पर प्राप्त होगा वहीं पर अपन उद्योग लगाएंगे, क्योंकि जब भारी माल होगा, कच्चा माल तो भारी, और उसे जो प्राप्त माल होगा, ठीक है, तो अगर उसका वजन जो है कम होगा तो लागत, परिवहन की लागत कम आएगी, अर्थात कच्चा जो भारी माल है, सामान है, उसको लाने और ले जाने में जो परिवहन का खर्चा होगा वह अधिक होगा। इसलिए कच्चा माल वहीं प्राप्त, जहाँ पर प्राप्त होगा वहीं अपन उद्योग की स्थापना करेंगे। जैसे उदाहरण है लोहे इस्पात का। लोहे इस्पात की स्थापना जहाँ पर होगा कोयला, लोहा इस्पात जो उद्योग लगाएंगे वह लोहे अयस्क वाले क्षेत्र और कोयला, इन दोनों के बीच में समीपवर्ती क्षेत्रों में अपन उद्योग लगाएंगे लोहे इस्पात का। तो या तो कोयला वाली खानों के पास में लगा सकते हैं, या लोहे अयस्क जहाँ पर खान से जो कोयला लोहे अयस्क निकल रहा है वहाँ पर अपन उद्योग लगाएंगे, या दोनों के मध्यवर्ती भाग में। जैसे दामोदर घाटी जो जरिया है, उस क्षेत्र में जो है लोहे इस्पात का प्रमुख जो कारखाना है वो स्थापित किया गया है। जहाँ पर कच्चा माल प्राप्त होगा वहीं पर क्या है अपन उद्योग लगाएंगे, और कच्चा माल जिस स्थान पर प्राप्त होगा वहाँ पर, और जो कोयले की जो ऊर्जा प्राप्त है, शक्ति साधन जो है उसको देने के लिए कोयले की वाली खान के पास में अपन उद्योग स्थापित कर सकते हैं, या कच्चा माल वाले जो है वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, और दोनों के बीच में या मध्यवर्ती भाग में कर सकते हैं। दूसरा जो है शक्ति के साधन।
पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया और जो है प्राकृतिक गैस हो गई। तो उनको संचालन करने के लिए, शक्ति के साधन देने के लिए उद्योगों को वहीं स्थापित करेंगे जहां पर हमें सस्ती, सुलभ और पर्याप्त जो है ऊर्जा प्राप्त हो। एक बार दोबारा से देखिए, शक्ति के जो साधन है, शक्ति के साधन कोयले वाली जो खानें होती है उसके समीप ही अपन उद्योग लगाते हैं, क्योंकि सस्ती सुलभ मात्रा में जो है हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाए। अगर ऊर्जा ही प्राप्त नहीं होगी तो अपन जो है उद्योगों का संचालन नहीं कर सकते। तीसरा जो है परिवहन एवं संचार के साधन। कच्चा माल जो था वो तैयार हुआ और किसकी सहायता से? शक्ति के साधनों की सहायता से। तो फिर उस जो प्राप्त माल था, कच्चे माल से जो प्राप्त माल है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमें सुलभ, सस्ता परिवहन और संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे निकटवर्ती क्षेत्रों में होती है फल, सब्जियां, दूध, वो शीघ्र खराब होने वाले होते हैं, इसलिए उसको तुरंत पहुंचाने के लिए, शीघ्र पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे दूध मान लो, और इसके अलावा जो फल सब्जी हैं उनका जो रूप परिवर्तन, जैसे दूध से जो है मक्खन, घी बनाने के लिए उद्योगों में जाता है, डेयरी उद्योग में, तो उसको शीघ्र पहुँचाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। तो वह परिवहन जो है सस्ती, सुलभ होनी चाहिए। ठीक है। अगला है बाजार। परिवहन का तो ये था ही। संचार के साधनों में देखें तो आजकल जो है इंटरनेट और कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से जो है तीव्र समय में, कम समय में जो है जितनी भी जो सूचनाएं होती है उसका अपन डेटा तैयार कर लेते हैं, जिससे उद्योगों को जो है विकसित होने में या बढ़ावा होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला जो है बाजार। बाजार में जो है जो उत्पादित माल था, बाजार में जो उत्पादित या तैयार जो माल था उसको पहुंचाने के लिए बाजार में जो है मांग और पूर्ति, माना कि कै वस्तु का निर्माण हुआ, ठीक है। अगर कै वस्तु की बाजार में जो है मांग कम है, ठीक है, कै वस्तु की बाजार में मांग कम है, तो उस स्थिति में उद्योगों को जो है विकसित होने में जो है दोषापरण होगा, यानी दोष उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए निकट वाले क्षेत्रों में ही बाजार की जो है उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि जो वस्तुओं का निर्माण है, निर्माण होने के उपरांत में जो है बाजार विकसित होनी चाहिए उस वस्तु के। तो जहाँ पर तैयार माल हुआ उस माल को बाजार तक पहुँचाने में, यानी बाजार की स्थापना होनी चाहिए, वो भी निकट वाले क्षेत्रों में। इसमें देखिए, बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहाँ के निवासियों की क्रय शक्ति है। विकसित देशों के लोगों की क्रय शक्ति अधिक होना और सघन बसे होने के कारण वृहद वैश्विक बाजार है। अपने ही क्षेत्र का उदाहरण ले लीजिए। जैसे कोई सा राज्य है, राजस्थान की बात करें, जयपुर है, तो जयपुर के अंदर जो है सघन बसा हुआ है, अत्यधिक जनसंख्या है। तो जनसंख्या के लिए जो है वहाँ पर निकट वाले क्षेत्रों में ही बाजार विकसित हुआ है। तो बाजार में मांग बढ़ी, तो यहाँ से उद्योगों से जो निर्मित माल है वो तीव्र गति से कहाँ तक पहुँच जाता है, जो बाजार वाले क्षेत्रों में, और वहाँ पर इसकी मांग बढ़ जाती है। मांग कहाँ बढ़ेगी? सघन जनसंख्या जहाँ पर होगी। तो अपन जयपुर का उदाहरण ले लें, तो जयपुर में सघन जनसंख्या होने से निकटवर्ती वाले क्षेत्रों में ही बाजार की उपलब्धता हो गई। इसलिए
उद्योगों की जो है मतलब अवस्थिति के कारकों में प्रभावित करते हैं भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं होगी क्योंकि सघन जनसंख्या है। सघन जनसंख्या क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अधिक जनसंख्या होने के कारण जो है बाजार में मांग बढ़ी। बाजार में मांग बढ़ने के उपरांत में उद्योगों की स्थापना अत्यधिक तीव्र गति से हुई। तो यह प्रभावित किया कौन सी? सघन जनसंख्या। इसमें उदाहरण दिया गया है कि विकसित देश के लोगों की क्रय शक्ति अधिक है और सघन बसे होने के कारण वृहद यानी बड़े वैश्विक बाजार हैं। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें अपन भी आता है, भारत देश आता है, के सघन बसे प्रदेश भी वृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में अगर बात करें तो भारत हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया और इधर जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाले जो देश हो गए। तो इनमें जो सघन जनसंख्या होने के कारण बाजार उपलब्ध हो रहे हैं। फिर है कुशल श्रमिक। आज जो है उद्योगों में श्रमिक काम कर रहे हैं। तो श्रमिक जो है यानी उद्योगों में श्रमिक काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो उद्योग है उसमें यंत्रीकरण का प्रयोग हुआ है। यंत्रीकरण जिसे अपन कह सकते हैं, इसके अलावा यंत्रीकरण मान लीजिए, या अपन कह सकते हैं कि भाई स्वचालित मशीनों का प्रयोग होने लगा है। तो स्वचालित मशीनों के लिए सस्ते व कुशल श्रमिक, क्योंकि सस्ते और कुशल श्रमिक वही होंगे जो किसी जो यंत्र में जो है उसको चलाने के लिए मतलब उसको चलाने के लिए कुशलतापूर्ण उसका उपयोग कर सकते हैं या अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो उद्योगों में यंत्रीकरण बढ़ाव होने से वृद्धि हो रही है। फिर भी उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने, जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व भर में नज़र आने लग गई है। यानी पूरे विश्व भर में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। वह कुशल श्रमिकों की आवश्यकता इसलिए बढ़ी क्योंकि वर्तमान में यंत्रीकरण या स्वचालित मशीनों का प्रयोग होने लग गया है। तो कुशल श्रमिक भी उद्योगों की स्थापना में प्रभावित करते हैं या उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। फिर है पूंजी। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के जो है उद्योगों की अपन स्थापना नहीं कर सकते। कारखाना लगाना, कारखाने की जो है स्थापना करना, मशीनें खरीदना, स्थापना करना, मशीनें खरीदना और जो कच्चा माल खरीदना और मजदूरों को वेतन देने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में पूंजी की कमी होती है। अपन पीछे के जो है पाठों में पढ़ेंगे विकासशील और विकसित देशों में अंतर। तो विकासशील देशों में पूंजी की कमी है। इनकी विशेषता होगी विकासशील देशों की, एक तो जो है जनसंख्या कैसी अधिक, विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक और जो है विकसित देशों में जनसंख्या कम। दूसरा जो है विकासशील देशों में अपन कह सकते हैं पूंजी की कमी और विकसित राष्ट्रों में पूंजी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होती है। तीसरी, विकासशील देशों में तकनीकी का अभाव पाया जाता है, जबकि विकसित देशों में तकनीकी जो है सुदृढ़ रूप से पाई जाती है। चौथा, विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय जो है कम पाई जाती है, किनकी तुलना में, विकसित राष्ट्रों की तुलना में। तो ये जो है अच्छा, इसके अलावा जो है विकासशील देशों में जो जन्म दर होती है वह उच्च होती है, ठीक है, जबकि विकसित राष्ट्रों में जन्म दर जो है कम होती है।
ये विकसित और विकासशील देशों में अंतर है। तो विकासशील देशों में जो है पूंजी की पर्याप्त मात्रा में अगर देखा जाए तो कमी पाई जाती है, इसलिए उद्योगों की आशातीत वृद्धि नहीं हुई है। पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिस प्रकार से कच्चा माल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कच्चे माल की बात करें, ठीक है, तो मैंने उस वक्त बताया था कच्चा माल भारी और जो है वजन क्या हो, कम हो। जैसे कि 1 टन गन्ने से, उसका निर्धारण किया गया है 1 टन गन्ने से उसकी जो है, इसके अलावा अगर अपन दूसरा उदाहरण ले तो कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती है, जैसे गन्ने में कमी आती है, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती है, जैसे 1 टन रुई, 1 टन रुई होती है, उसमें जो है वस्त्र बनाने में, यानी 1 टन रुई से जो है वस्त्र का निर्माण होता है 1 टन सूत का, यानी बराबर हो रहा है। जैसे लोहे अयस्क के अंदर आपको पता है, लोहे अयस्क के जो है इसमें अशुद्धियाँ होती है, भूमि से खानों से निकाला जाता है, अशुद्धियों का रूप होता है लोहे अयस्क। अपन जो है 10th क्लास में पढ़ के आए हैं लोहे अयस्क। लोहे अयस्क के 4 भाग पढ़े थे, कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट या सीडेराइट, यही पढ़ा था। जैसे कोयले की होती है 4 प्रकार की, ठीक उसी प्रकार इसकी भी लोहे अयस्क की मात्रा होती है, ठीक है। तो लोहे अयस्क में अशुद्धियाँ होती है, तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जैसे लोहे अयस्क में अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, तो उसका रूप बदलने के लिए, क्योंकि विनिर्माण उद्योगों में अपन रूप परिवर्तन करते हैं, तो लोहे इस्पात में भी जो है इन अशुद्धियों को दूर करके लोहे इस्पात तैयार होता है। लोहे अयस्क से लोहे इस्पात तैयार होता है, सांचों में डालते हैं, जैसे लोहे के अंदर अपन मिलाते हैं लोहे जो अयस्क होता है, लोहे इस्पात होता है, उसमें जो है जो लोहे होता है, लोहे में इस्पात निर्माण करने के लिए 3 विधियाँ होती है। बेसीमर विधि, ठीक है, और जो है उन्मुक्त भट्ठी विधि और विद्युत भट्ठी। अब लोहे इस्पात बनाने के लिए जो लोहे अयस्क होता है, उसमें भट्टियों के अंदर जो कोक और चूना मिलाया जाता है। कोक और चूना मिलाने के बाद में जो उसको ठंडा किया जाता है, और ठंडा जो लोहा होता है, यानी पिघलाया कोक और जो है चूना पत्थर मिलाया, चूने पत्थर में जो है मिलाने के बाद में पिघला हुआ जो रूप था ठंडा हुआ, और ठंडे को ही जो है अपन जो प्राप्त सांचों में था उसको कहेंगे कच्चा लोहा। और कच्चे लोहे के अंदर जो है अपन मैग्नीज मिला दिया जाता है, जिससे जो है लोहे इस्पात तैयार होता है। इसमें लोहे अयस्क में चूना और कोक मिलाया जाता है। चूना पत्थर और कोक मिलाया जाता है। कोक मिलाने के बाद में उसे ठंडा किया जाता है। ठंडा किया हुआ जो लोहा होता है उसको कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चे लोहे के अंदर जो है अपन मैग्नीज मिलाते हैं। मैग्नीज मिलाने के बाद में जो प्राप्त होगा वह लोहा इस्पात होगा। तो अपन बाजार के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि
उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार उपलब्ध होना जरूरी है, क्योंकि बिना बाजार के अपन तैयार जो वस्तुएं होती है उसकी अपन बिक्री नहीं कर सकते, उसकी मांग और जो क्रय शक्ति नहीं कर सकते। विकसित देशों की लोगों की क्रय शक्ति अधिक होना, सघन बसे होने के कारण भारत वैश्विक बाजार है। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन प्रदेश भी भारत बाजार उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ा था कुशल श्रमिक, पांचवा था यानी उद्योग की स्थापना में सस्ते श्रमिक व कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्तमान में जो है उद्योगों का जो यंत्रीकरण हुआ है, तो यंत्रीकरण होने या स्वचालित होने के कारण हमें कुशल श्रमिकों की या योग्य श्रमिकों की आवश्यकता होती है। फिर अगला जो था पूंजी। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए पूंजी होना अति आवश्यक है, या उद्योगों की स्थापना संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी होना अनिवार्य है। अपन जो है कारखाना की स्थापना करने के लिए, मशीनों को खरीदने के लिए और जो है श्रमिकों को वेतन देने तक के हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के जो है अपन उद्योगों की स्थापना नहीं कर सकते। विकासशील देशों में पूंजी की कमी होने के कारण आशातीत वृद्धि नहीं हुई है। अगला है जलापूर्ति। किसी भी निर्माण उद्योग के लिए जलापूर्ति का जो है विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जलापूर्ति से हमें जो है विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जैसे उद्योगों की बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग, जलापूर्ति कैसे, लोहा इस्पात जो उद्योग था उसको एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए, ठीक है, जलीय जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह सस्ता और सुगम होता है। ठीक उसी प्रकार अगर अपन अन्य उद्योगों की बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, आणविक विद्युत गृह आदि कुछ ऐसे उद्योग हैं जो जल के बिना विकसित नहीं हो सकते। अतः इन उद्योगों की स्थापना स्थायी जल स्रोतों के निकट ही स्थापित की जाती है, क्योंकि बिना जल के कारण कोई सा भी या कुछ भी उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक जो उद्योग में है जल की आवश्यकता होती है। जो आप लोग भी जानते हो, बिना जल के जो है किसी उद्योग का संचालन नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक ऐसी मशीनें होती है जिसमें जल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार अगर अपन देखें विद्युत की, विद्युत ऊर्जा या आणविक ऊर्जा मान लीजिए, तो विद्युत ऊर्जा की जो निर्माण है वो जल के माध्यम से हो रहा है। यानी जल के साथ ही जो है जल के माध्यम से ही ऊर्जा का निर्माण होता है, शक्ति के साधन होता है। अतः अपन कह सकते हैं कि जलापूर्ति अति आवश्यक होती है। अगला जो पॉइंट है जलवायु। श्रमिकों के लिए उपयुक्त और स्वास्थ्यप्रद जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार अगर अपन देखें तो वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है।
सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जो सिनेमा घर होते हैं, सिनेमा घर के लिए जो है मेघ रहित आकाश और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अतः उपयुक्त जलवायु के कारण ही मुंबई है, ठीक है, सिनेमा के लिए जानी जाती है। ठीक उसी प्रकार कैलिफोर्निया में भी सिनेमा उद्योग से तेजी से वृद्धि हुई है। जलवायु श्रमिकों के लिए या उद्योगों के लिए उपयुक्त और श्रमिकों के लिए उपयुक्त व स्वास्थ्यप्रद जलवायु की आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र उद्योग में आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार सिनेमा घरों में भी मेघ रहित आकाश व सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। उपयुक्त जलवायु के कारण ही सिनेमा जो है भारत में देखा जाए तो मुंबई और कैलिफोर्निया में जो है सिनेमा घरों की जो है आशातीत वृद्धि हुई है। इसलिए जलवायु जो है प्रभावित करती है। जलवायु का अन्य उदाहरण भी ले तो जैसे गन्ना उद्योग ही है, तो गन्ना उद्योग गन्ने के लिए उत्पादन करने के लिए आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, भौगोलिक आवश्यक दशाएं जो अपन आगे के जो लेसन में पढ़ेंगे। फसल आएगी, फसल के अंदर अपन गन्ना के बारे में पढ़ेंगे, चावल, गेहूं, चाय, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे जिसमें भौगोलिक दशाएं विद्यमान होगी। यानी कि अपन जो है हिमालय पर गन्ने का जो है उत्पादन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर भौगोलिक दशाएं विपरीत है। ठीक किसके, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में और जो हिमालय वाली जो क्षेत्र है उसकी तुलना करें तो गन्ना कहाँ होगा, दक्षिण भारत में, क्योंकि हिमालय वाले क्षेत्रों में वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ जो है ठीक विपरीत है, क्योंकि अत्यधिक ठंड है, ठंड में जो है गन्ने का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो जलवायु प्रभावित करती है। जैसे कपास के बारे में पढ़ेंगे अपन, सूती वस्त्र में आएगी कपास, तो कपास के लिए आर्द्र और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। फिर है उच्च तकनीक, तो उच्च तकनीकी के द्वारा विनिर्माण में जो उद्योग है उसमें गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए और जो है अपशिष्टों का निस्तारण, अपशिष्ट जान गए, जैसे लोहे अयस्क के अंदर क्या है, अनेक पदार्थों की जो है अपन कह सकते हैं मिलावट होती है। अनेक पदार्थ मिले हुए होते हैं। जब खानों से पदार्थ निकालते हैं तो उसके अंदर अनेक प्रकार के तत्व विलीन होते हैं, मिले हुए होते हैं। उनको अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, उद्योग में जो भट्टियाँ होती है उनका अलग अलग निस्तारण कर देते हैं, या जब खानों से निकाले जाते हैं उसी वक्त अलग अलग तत्वों की जो है अलग अलग तत्वों में विभक्त कर देते हैं। लोहे अयस्क में अशुद्धियाँ थी तो उसका शुद्धिकरण होकर लोहे इस्पात के लिए उसको तैयार किया गया या बनाया गया। तो अपशिष्टों के निस्तारण तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष संभव है। पहली बात तो जो है गुणवत्ता में नियंत्रण स्थापित करना। अपशिष्ट आए थे, उन अपशिष्टों को दूर करने के लिए, और अपशिष्टों को दूर जब किया जा रहा था तो प्रदूषण होता है, उद्योगों में प्रदूषण होता है, तो उस प्रदूषण को कम करने का जो है उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है। आज जो है उद्योग की स्थापना के साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के पहलुओं पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। तो उनके लिए उच्च तकनीकी और उच्च ज्ञान की आवश्यकता होती है। उच्च तकनीक के द्वारा ही विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए, अपशिष्टों का निस्तारण करने के लिए और प्रदूषण को कम करने
कि जो है संघर्ष युक्त किया जा रहा है या संघर्ष संभव है। आजकल उद्योगों की स्थापना के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के पहलुओं पर भी विभिन्न प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए हमें उच्च तकनीकी और उच्च ज्ञान की आवश्यकता होती है। आगे देखिए सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ तो उद्योगों को जो स्थापना के लिए सरकार के जो नियम होते हैं वह प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, यदि किसी देश की सरकार वहाँ के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो वहाँ पर विदेशी कंपनियाँ जो है उद्योग नहीं लगाएगी। क्यों नहीं लगाएगी? क्योंकि जब उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया, तो जो विदेशी जो कंपनियां होती हैं उन कंपनियों को जो है घाटा इसलिए होता है, या सीधी सी बात अपन कहें तो विदेशी जब कंपनी होती है तो 49:51 में काम करती है। 49:51 तो जो है अपने अधिकार क्षेत्र जहाँ पर जिस देश में लगा रही है, और 49% जो है अपने देश का अधिकार होता है, उस कंपनी का स्वामित्व होता है। फायदा इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों में क्यों होता है? क्योंकि एक तो देश के लिए पूंजी की कमी थी हमारे पास में, तो पूंजी जो है विदेशी कंपनी लगा रही है। दूसरी बात, यहाँ पर जो है श्रमिक काम कर रहे थे, 51% वाले में श्रमिक काम कर रहे थे, उस देश के जो श्रमिक हैं उनको रोजगार की प्राप्ति हो गई। तीसरी जो है यहाँ पर वस्तुओं की जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि हुई, और जिन वस्तुओं की कमी थी, मांग थी, उनकी पूर्ति हो रही है। तो ये 49:51 में बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती है। यदि देश में कंपनी को राष्ट्रीयकरण कर देती है तो जो अनुबंध नहीं कर पाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनुबंध नहीं कर पाती है, क्योंकि उन्हें जो है लाभ नहीं होता है, और बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है लाभ के उद्देश्य से ही काम करती है। यदि किसी देश की सरकार वहाँ के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो विदेशी कंपनियाँ वहाँ उद्योग नहीं लगा पाएगी। और दूसरी बात जो है, या तो कर में छूट दे दे, या कर था कर बढ़ा दे। कर बढ़ाए या छूट दे दे। अगर कर में छूट देती है, अगर कर में छूट देती है तो उद्योग से जो निर्मित जो वस्तुएं थी वो सस्ती हो जाएगी, और सस्ती होने के उपरांत में जो है उसकी जो बिक्री है वो अधिक होगी। और अगर कर बढ़ाती है तो वस्तुएं महंगी होगी, महंगी होने के उपरांत में जो है उसकी क्रय शक्ति घट जाएगी। ठीक उसी प्रकार विदेशों की बात करें, इसके विपरीत यदि टैक्स में छूट अथवा अन्य सुविधाएं दी जाए तो उद्योगों के विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर टैक्स देगी, जैसे कि कच्चा माल है, कच्चा माल पे जो है टैक्स बढ़ा दे, ठीक है, कच्चा माल पर टैक्स बढ़ाने पर जो वस्तु का निर्माण होगा उसमें क्या हो जाएगी, मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। भाई टैक्स, कच्चा माल पर टैक्स बढ़ाएगी तो कच्चा माल में मूल्य में जो है वृद्धि हो गई, और मूल्य में जब वृद्धि हो जाएगी तो निर्मित माल होगा उसका भी मूल्य बढ़ जाएगा। अगर छूट कम दे, ठीक है, या छूट पूर्ण रूप से दे, उस स्थिति में कच्चा माल सस्ता हो जाएगा। कच्चा माल जब सस्ता होगा तो जो वस्तुओं के निर्माण करेंगे उसमें भी क्या होगी, वस्तुओं की जो कीमत है वो घट जाएगी। तो सरकार की नीतियाँ प्रभावित करती है। किसी देश की सरकार की नीतियाँ भी उद्योगों के विकास को प्रभावित करती है। यदि किसी देश की सरकार वहाँ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो विदेशी कंपनियाँ वहाँ उद्योग नहीं लगा पाएगी। इसके विपरीत यदि टैक्स में छूट अथवा अन्य सुविधाएं दी जाती है तो उद्योगों के विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगला है अन्य कारक। अन्य कारकों में अगर अपन देखें
तो एक तो होगी सस्ती भूमि। अगर सस्ती भूमि होगी तो हमें कम पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक है। एक जो है राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, इसका मतलब होता है यदि देश में जो है राजनीतिक पहलू अस्थिर होते हैं, या अपन कहें कि देश के अंदर जो है भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, अपन कह सकते हैं आतंकवाद, जो गतिविधियां होती है यह प्रभावित करती है किसको? उद्योगों को। समझ रहे हो मेरी बात को? राजनीतिक अस्थिरता में बीमा और बैंकिंग, अगर बीमा व बैंकिंग जैसे कि किसी उद्योग का बीमा किया जाता है, ठीक है, जोखिम भरी कार्यों को पूर्ण रूप से जो है अपन निजात पाने के लिए जो है बीमा किया जाता है। तो अगर बीमा और बैंकिंग की सुविधा किसी क्षेत्र में नहीं है तो उस स्थिति में जो है उद्योगों को प्रभावित होता है, क्योंकि अपन जो है बैंक से जो है पैसे उधार ले लेते हैं बैंकिंग से, और पैसे उधार लेकर के अपन उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। तो प्रभावित किया कि नहीं किया? तो सस्ती भूमि, अगर सस्ती भूमि होगी तो हमें कम पैसों की आवश्यकता होगी, और राजनीतिक अस्थिरता, यदि किसी क्षेत्र में राजनीतिक जो पहलू होते हैं अगर उसमें स्थिरता है तो उद्योग की स्थापना बढ़ जाएगी, अगर अस्थिरता है तो घट जाएगी। बीमा और बैंकिंग, यदि किसी क्षेत्र में बीमा और बैंकिंग की सुविधा है तो वहाँ पर उद्योगों की जो है संभावना बढ़ेगी, और यदि बीमा और बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है तो वहाँ पर जो है उद्योग की स्थापना कम विकसित होगी। तो ये था उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें था पहला कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन एवं संचार के साधन, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु, सरकारी नीतियाँ और अन्य कारक। इसमें एक और रह गया उच्च तकनीकी। अगला है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। आगे है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। चालू है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, जो अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।